नमस्कार दोस्तों। 1965 में अमेरिका के गृह युद्ध के समय सोने से भरा एक रहस्यमय जहाज गहरे समुद्र में खो गया था। कई साल बाद वर्तमान में अफ्रीका के माली देश में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। WHO की डॉक्टर सोफिया जब इस बीमारी के स्रोत को खोजने जाती है, तभी उसे बचाता है डक नाम का एक साहसी खजाना खोजने वाला, जिसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस खोए हुए जहाज को ढूंढ निकालना है। तो अचानक फैल रही इस बीमारी का उस खजाने से भरे जहाज से क्या संबंध है? आखिर उस जहाज में क्या है? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत 1965 से होती है। अमेरिका में तब सिविल वॉर लगभग खत्म होने वाला था। तभी हम एक कप्तान को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वह कप्तान ऐसे ही सोने के सिक्कों से भरे कई बक्सों को एक जहाज में लोड करवा रहा होता है। इन बक्सों पर CSA लिखा होता है। तभी अचानक उन पर हमला शुरू हो जाता है, लेकिन कप्तान जल्दी से जहाज को पानी में उतार देता है। और सभी इंजन बंद कर देता है ताकि रात के अंधेरे में उसका जहाज किसी की नजर में ना आए। और ऐसा ही होता है, वह दुश्मनों से बचकर निकल जाता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां हम WHO की एक वैन में डॉक्टर सोफिया को बैठे देखते हैं। यह वैन इस समय नाइजीरिया में है। इस शहर में एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चलता है कि उसे भी वही बीमारी है, जिसके बारे में डॉक्टर अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां बताती है कि कुछ दिन पहले वह अपने पिता के साथ माली गया था और वहां से लौटने के बाद उसकी यह हालत हो गई। सोफिया मरीज को गाड़ी में लेकर अपने सीनियर से कहती है कि अब तक इस मरीज को मिलाकर कुल 6 केस हो चुके हैं। हमें तुरंत WHO को यह फाइल जमा करनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि इतने कम केस लेकर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सोफिया अब माली जाना चाहती है, यह जानने के लिए कि वहां ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन माली में इस समय गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए उसका सीनियर उसे मना कर देता है कि इतनी खतरनाक स्थिति में उसे वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसी समय एक नकाब पहने व्यक्ति उन पर नजर रख रहा होता है। शायद डॉक्टरों का यहां आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी सोफिया को लगता है कि मरीज के पिता का सैंपल भी ले जाना चाहिए, क्योंकि वह भी माली देश गया था। इसलिए सोफिया लाइट हाउस की ओर निकल पड़ती है, जहां उस मरीज का पिता काम करता था। वहां पहुंचकर सोफिया देखती है कि उस आदमी की हालत बिल्कुल उसके बेटे जैसी ही है, यहां तक कि वह आदमी पहले ही मर चुका होता है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेकर बाहर आ जाती है। उसी समय पास के समुद्र में एक व्यक्ति बोटिंग कर रहा होता है और दूर से वही नकाबपोश आदमी जो डॉक्टरों पर नजर रख रहा था, अचानक सोफिया पर हमला कर देता है। लेकिन बोटिंग कर रहा वह व्यक्ति समय पर आकर सोफिया को बचा लेता है। हालांकि इस झड़प के दौरान नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब सोफिया को होश आता है तो वह खुद को नोमा नाम के एक जहाज पर पाती है। यह दरअसल समुद्र में खजाना खोजने वाला एक जहाज था। बाहर वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह आदमी समुद्र से मिली एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर आता है। असल में यही लोग CSA लिखे बक्सों वाले जहाज को खोज रहे थे, लेकिन आज तक उन्हें उस जहाज का कोई पता नहीं चला। तभी अल्मोरा, जो इस जहाज का मालिक है, वहां आता है। जिसने सोफिया को बचाया था उसका नाम डक था। अल्मोरा डक से कहता है कि हमें खजाना मिल गया है और उसे आज रात म्यूजियम पार्टी में प्रदर्शित करना है, इसलिए इसे जल्दी साफ करो। असल में वह इसी मूर्ति को खजाना कह रहा था। इसके बाद डक एक नाइजीरियन डीलर से मिलने चला जाता है। पार्टी में उस कीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया जाता है। यह असल में एक अफ्रीकी राजा की कब्र से जुड़ी वस्तु थी, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए हो सकती है। इसी बीच डक उस डीलर के पास पहुंचता है और वह उसे एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। डक तुरंत उस सिक्के को देखकर कहता है, यह तो सालों से मेरा सपना था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह जहाज कहां गायब हो गया। वह पूछता है कि यह सिक्का उसे कहां मिला, लेकिन डीलर बस इतना बताता है कि उसने इसे माली के एक आदमी से लिया है। उधर पार्टी में मास्कॉट कंपनी का मालिक भी मौजूद होता है, जिसने इस खजाने की खोज में पैसा लगाया था। माली में उसका अच्छा खासा प्रभाव था। इसलिए सोफिया उससे अनुरोध करती है कि वह उसे माली पहुंचा दे,
क्योंकि वह इस बीमारी के बारे में और जानकारी जुटाना चाहती है। तब कंपनी का मालिक कहता है कि माली जाना, अब वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ ही देर में डागो वहां पहुंच जाता है और वह CSA लिखा हुआ सिक्का जेम्स को दिखाता है। वह यह भी बताता है कि यह सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी के पास मिला था। डक का मानना है कि उस जहाज का मलबा माली के आसपास कहीं मौजूद है। यह सुनकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है और वह डाग, डक और अल्मोरा को 3 दिनों के लिए माली जाने की अनुमति दे देता है। वहां जाकर वे पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि जहाज को ढूंढ सकें। उनकी योजना यह होती है कि अगर उन्हें कोई छोटा सा सुराग भी मिल जाता है तो वे पूरा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अगले दिन जब वे बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोफिया और डॉक्टर जैक पहले से वहां मौजूद हैं। सोफिया डक को बताती है कि जेम्स ने कहा है कि वह और डॉक्टर जैक भी उनके साथ माली जा सकते हैं। इसके बाद ये पांचों माली के लिए रवाना हो जाते हैं। रात में खाना खाते समय डक सोफिया को उस रहस्यमयी खजाने वाले जहाज के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि जहाज के गायब होने के बाद से उसकी जिंदगी का एक ही सपना है, उसे ढूंढ निकालना। अगली सुबह माली पहुंचने के बाद सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल जाते हैं, जबकि डक और बाकी लोग उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं जिसने वह सिक्का पाया था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह आदमी बहुत पहले ही मर चुका है। यह सुनकर सब बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि जहाज तक पहुंचने का रास्ता फिर से बंद होता दिखता है। तभी डागो की नजर एक पुरानी मस्जिद पर पड़ती है। वे तीनों वहां जाकर एक व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे धार्मिक स्थानों पर पुराने समय के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जब डक उन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है तो वहां का व्यक्ति पुराने दस्तावेज देखकर बताता है कि कई साल पहले उस बंदरगाह पर एक जहाज आया था, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह जहाज फिर से बहकर समुद्र की ओर चला गया। यह जानकारी डक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इसके बाद बिना समय गंवाए वे जाओ शहर की ओर बढ़ने लगते हैं, जो वहां से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उन्हें अपनी नाव के एक हिस्से में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। जांच करने पर उन्हें लगता है कि वह शायद किसी खास तरह की मिट्टी या जंग हो सकती है, लेकिन डक कहता है कि ऐसी चीज, इस तरह की मिट्टी तेज बहाव वाले पानी में मिलना कोई आम बात नहीं है। इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगती है। आर्मी ऑफिसर बार बार यही पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो डॉक्टर आए थे वे अब कहां हैं। दरअसल यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 विदेशी डॉक्टर आए हैं जो इस फैलती बीमारी का असली कारण ढूंढना चाहते हैं। राजा ने आदेश दिया था कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, वरना बड़ी समस्या हो सकती है। डक समझ जाता है कि इस बीमारी का राजा से जरूर कोई संबंध है, वरना डॉक्टरों को लेकर इतनी चिंता क्यों होती। डक जवाब देता है, सर, हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। पहले बोट को किनारे लगा लें, फिर आराम से बात करेंगे। इसके बाद वह आर्मी ऑफिसरों की ओर एक रस्सी फेंकता है, जिसे वे अपनी बोट से बांध लेते हैं। फिर डक इशारा करता है और अपनी टीम से बोट को फुल स्पीड में चलाने को कहता है। एक झटके में ऑफिसरों की बोट पलट जाती है। डक तुरंत रस्सी काट देता है और वे वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी दूर पर 2 और नावें उनका इंतजार कर रही थीं और उन्हें देखते ही गोलीबारी शुरू कर देती हैं। डक समझ जाता है कि अब पानी में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो जान नहीं बचेगी। कूदने से पहले वे अपनी बोट के फ्यूल टैंक में एक कट लगा देते हैं ताकि बड़ा विस्फोट हो सके। जैसे ही दूसरी नाव उनके करीब आती है, तीनों पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर उनकी बोट पर गोली चलाते हैं और लीक की वजह से जोरदार विस्फोट हो जाता है, जिससे सभी पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। इसके बाद वे तीनों नदी से निकलकर पास के एक घर में पहुंचते हैं। रूडी डक से पूछता है, अब हमारे पास बोट भी नहीं है, तो क्या हम जहाज खोजने का काम छोड़ देंगे? डक कहता है, जहाज बाद में ढूंढेंगे, पहले हमें उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर वे आर्मी के हाथ लग गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। डक रूडी से कहता है कि वह जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोरा के पास चला जाए और खुद जेम्स के साथ उन दोनों डॉक्टरों को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दोनों डॉक्टर एक गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक भी इंसान नजर नहीं आता। वे काफी तलाश करते हैं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है।
सोफिया एक घर के अंदर कई लाशें पड़ी हुई देखकर वे समझ जाते हैं कि इन सभी लोगों की मौत उसी अजीब बीमारी की वजह से हुई है। फिर सुबह होते ही वे दोनों मिलकर सभी लाशों को दफना देते हैं। उधर रूडियो छुपते छुपाते बॉर्डर पार कर लेता है। इधर गांव के अंदर सोफिया को एक कुआं दिखाई देता है। वह सोचती है कि शायद इसके अंदर कुछ मिल सकता है, इसलिए वह कुएं के अंदर उतरने की तैयारी करने लगती है। और जैसे ही वह नीचे पहुंचकर पानी का सैंपल लेने लगती है, तभी जैक उसे बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आ गए हैं। इसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है और मिलिट्री वाले जैक को छोड़कर बाकी सभी को मार देते हैं। कुएं के अंदर सोफिया डर के मारे छुपी रहती है। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिससे माली देश का राजा काजिम उतरता है। काजिम जैक से पूछता है कि महिला डॉक्टर कहां गई है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डाक और जेम्स भी समझ जाते हैं कि डॉक्टर पास ही कहीं है, लेकिन काजिम बहुत गुस्से में होता है। वह जैक को गोली मारकर हत्या कर देता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढो। इधर डाक और जेम्स पास में छुपकर यह सब देख रहे होते हैं। काजिम के आदमी आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डाक की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन पीछे से सोफिया आकर काजिम के आदमी को मार देती है। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन डाक उसे कहता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर वे तीनों काजिम के मिलिट्री इलाके से निकलकर दूसरी जगह पहुंचते हैं। लेकिन जहां वे पहुंचते हैं वह जगह और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी वहां कुछ घुड़सवार आते हैं और उन तीनों को पकड़कर अपने राजा घोड़गो के पास ले जाते हैं। घोड़गो उनसे पूछता है कि तुम यहां क्या करने आए हो। सोफिया बताती है कि वह एक डॉक्टर है और उनके इलाके में फैली बीमारी का कारण ढूंढने आई है। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां बहुत से लोग उसी बीमारी से मर चुके होते हैं। जांच करने के बाद सोफिया पुष्टि करती है कि हां, इन सभी की मौत उसी बीमारी से हुई है। वह कहती है कि वह इसी बीमारी का कारण खोजने आई है। कुछ देर सोचने के बाद घोड़गो उन्हें अपने शहर में रहने की अनुमति दे देता है। इसके बाद सोफिया वहां के पानी की जांच करती है और पता चलता है कि उस इलाके का पानी जहरीला हो चुका है और यह किसी भी तरह से प्राकृतिक कारणों से होना संभव नहीं है। इस पानी में जरूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यह बात वे राजा को बताते हैं और कहते हैं कि हमें यह पता लगाना होगा कि इस पानी में जहर कहां से आया। राजा भी सहमत हो जाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसका कारण ढूंढो, मेरी तरफ से हर संभव मदद मिलेगी। उधर जेम्स वहां के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब गेंद थोड़ी दूर चली जाती है तो उसके पीछे जाते जाते वह एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। वहां अलग तरह की कई चित्रकारी बनी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उन चित्रों में उसी जहाज का जिक्र था जिसे वे ढूंढते ढूंढते यहां तक आए थे। इससे वह समझ जाता है कि जहाज समुद्र में नहीं, बल्कि यहीं किसी सूखे रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। तभी सोफिया और डाक भी वहां पहुंच जाते हैं। डाक बताता है कि लगभग 200 साल पहले यहां एक नदी बहती थी, लेकिन अब वह सूख चुकी है। अब वे तीनों उस नदी को खोजने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन चित्रों में उन्हें एक किला भी दिखाई देता है। इसका मतलब था कि नदी के आसपास कहीं एक किला भी था। डाक अंदाजा लगाता है कि गांव का जहरीला पानी उसी नदी से आ रहा हो सकता है। शायद नदी पूरी तरह सूखी नहीं है, बल्कि उसका पानी जमीन के नीचे बह रहा है। इसके बाद वे तीनों उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां 200 साल पहले नदी बहती थी। जल्द ही उन्हें वह किला भी दिखाई देता है। किले पर चढ़ने के बाद उन्हें वहां एक सोलर प्लांट दिखता है जो मैस्कट कंपनी का था, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर सोलर प्लांट होने का कोई मतलब उन्हें समझ नहीं आता। तभी डाक को थोड़ी दूर एक ट्रेन दिखाई देती है। वे धीरे धीरे उस ट्रेन के पास जाते हैं और चालाकी से उसके अंदर छुप जाते हैं। उधर रूडी अब अल्मोरा के पास पहुंच चुका है। वह अपने कपड़ों पर वही लाल रंग का नमूना देखता है जो उन्हें पहले माली में अपनी नाव पर मिला था। जब वह उस सैंपल की जांच करता है और उसका रिजल्ट अल्मोरा को दिखाता है तो वह हैरान रह जाता है। इधर सोफिया, जेम्स और डाक उस प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह प्लांट असल में रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल बनाने का काम कर रहा है, जो यहाँ की तेज धूप की वजह से बहुत तेजी से तैयार होते हैं। तभी सोफिया की नजर कुछ कंटेनरों पर पड़ती है जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था।
वे तीनों उस आदमी का पीछा करते हैं और जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, जो वे देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बेसमेंट में हजारों टन रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से जमा पड़े थे। कुछ कंटेनरों से लीकेज भी हो चुका था, जो धीरे धीरे यह जहरीला केमिकल रिसकर जमीन के नीचे बहने वाली नदी के पानी में मिल रहा था। और इसी नदी का पानी पूरे माली देश के लोग पीते थे। यही वजह थी कि यह बीमारी पानी के जरिए इतनी तेजी से फैल रही थी। उधर ओल्मोरा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएसए एम्बेसी पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट देखकर एम्बेसी के लोग भी यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है। इधर जेम्स अपने दोस्त के साथ प्लांट से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मैस्कॉट कंपनी के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मिस्टर मैस्कॉट सोफिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और इस जगह के बारे में कैसे पता चला। सोफिया उसे बताती है कि जो कुछ भी वह इस प्लांट में कर रहा है उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। जवाब में मिस्टर मैस्कॉट कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वे तो जहरीले केमिकल्स को जलाकर खत्म कर रहे हैं। तब सोफिया कहती है कि जो केमिकल्स तुमने बेसमेंट में जमा कर रखे हैं वही नदी के पानी में मिल रहे हैं और उसी पानी को पीकर हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर मैस्कॉट डर जाता है कि कहीं यह सच तो नहीं। इसी बीच उसके आदमी डाक और जेम्स को बांधकर कहीं और ले जाने लगते हैं, लेकिन डाक अपनी समझदारी से सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का दरवाजा खोल देता है और वे दोनों ट्रक से अलग हो जाते हैं। मिस्टर मैस्कॉट तुरंत काजिम से मिलता है और सोफिया की सारी बातें उसे बता देता है। काजिम कहता है कि अगर उसे लोगों की इतनी चिंता है तो प्लांट बंद कर दे, बस मुझे हर महीने मेरा पैसा मिलता रहना चाहिए। लोगों की मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर डाक और जेम्स अब रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। उनके हाथ अभी भी ट्रक के दरवाजे से जंजीरों में बंधे थे। चलते चलते वे अपनी सारी ताकत खोने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है जो क्रैश हो चुका था, लेकिन उसके पहिए अभी भी सही थे। किसी तरह वे उस प्लेन को रेत पर घसीटते हुए आगे बढ़ाते हैं और उस पर बैठकर एक गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टेलीफोन मिलता है जिससे वे ओल्मोरा को फोन करके पूरी घटना बता देते हैं। सोने का सिक्का बेचकर डाक एक जीप खरीदता है और फिर वह और जेम्स उस जीप से गोडगो के पास पहुंचते हैं ताकि उससे और उसके लोगों से मदद ले सकें। वे सब मिलकर काजिम से लड़ सकते थे, लेकिन गोडगो के पास काजिम जैसी बड़ी सेना या भारी हथियार नहीं थे, इसीलिए गोडगो लड़ाई करने से मना कर देता है। हालांकि वह अपनी गाड़ी उन्हें दे देता है जिसे उसने काजिम से खरीदा था। उस गाड़ी से जेम्स और डाक उस प्लांट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पर ही उन्हें रोक दिया जाता है। वे दोनों बंदूक की धमकी देकर जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। उधर मैस्कॉट को खबर मिल जाती है कि कुछ लोग उसके प्लांट में घुस आए हैं और वह तुरंत ऊपर चला जाता है। इधर अंदर पहुंचकर डाक और जेम्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। जेम्स कहता है कि शायद मैस्कॉट को यकीन हो गया है कि लोगों की मौत का कारण वही है और यह खबर अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है, इसलिए वे लोग इस प्लांट के सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। जेम्स तुरंत नीचे जाकर बम ढूंढने लगता है क्योंकि इतने बड़े प्लांट को खत्म करने के लिए बड़ा विस्फोट जरूरी होगा। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को उसमें बैठा लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तभी डाक वहां पहुंच जाता है। वह लगभग मैस्कॉट को पकड़ ही लेता है, लेकिन पीछे से एक आदमी उसे रोक लेता है। उधर सोफिया सही समय पर हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और नीचे जेम्स को एक कंटेनर में वह बम मिल जाता है। वह उसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है। इसी बीच मैस्कॉट हेलीकॉप्टर से सोलर प्लांट को सूरज की तरफ मोड़ देता है, जिससे सारे सोलर पैनल तेजी से काम करने लगते हैं। लेकिन जेम्स की समझदारी से कोई विस्फोट नहीं होता क्योंकि वह पहले ही बम को निष्क्रिय कर चुका था। यह देखकर मैस्कॉट बहुत गुस्सा हो जाता है। सोफिया और डाक भी उसके आदमियों से बच निकलते हैं और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी बहुत दूर जाना था। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। डाक जेम्स से कहता है कि जो विस्फोटक मिले थे उन्हें बाहर फेंकना शुरू करो। जेम्स ऐसा ही करता है और जहां जहां काजिम की गोलियां लगती हैं
वहां बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। इतना धुआं और धूल उठता है कि काजिम को अपना हेलीकॉप्टर पीछे मोड़ना पड़ता है। लेकिन इन विस्फोटों की वजह से कुछ ऐसा होता है यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि धमाकों की वजह से उस जगह की रेत हटने लगती है और जो जहाज नीचे दबा हुआ था वह ऊपर आ जाता है। जैसे ही वे जहाज को देखते हैं, तीनों उसके अंदर छुप जाते हैं। लेकिन काजिम यह देख लेता है और फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगता है। उसके कई आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। लगातार हमलों की वजह से जहाज के अंदर रखे कंटेनर खुल जाते हैं और उनमें से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। यह देखकर डाक हैरान रह जाता है कि इतने सालों बाद भी ये सिक्के सुरक्षित हैं। तभी उन्हें जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिलती है जो अभी भी अच्छी हालत में होती है। वे तुरंत उसे चलाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने में आता है, वे तोप दाग देते हैं। एक भयानक विस्फोट होता है और उसी में काजिम मारा जाता है। इसके बाद उसकी पूरी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। तीनों बाहर निकलकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना ने उनके सामने हथियार क्यों डाल दिए। लेकिन तभी वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि घोड़गों के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर चुके हैं। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट इस पूरी साजिश के बारे में जान चुका होता है। वह जानबूझकर मैस्कॉट के पेय में वही जहर मिला देता है जो वह माली के लोगों को पिला रहा था, और जल्द ही मैस्कॉट का भी वही अंजाम होता है जो उसने दूसरों के साथ किया था। अंत में हम डाक और सोफिया को साथ देखते हैं। डाक उस खजाने को घोड़गो और उसके लोगों के लिए छोड़ देता है, क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था और यह उनकी ही जमीन थी, इसलिए खजाने पर हक भी उन्हीं का था। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें।